नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है और कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध होता है वो अपन देख चुके हैं। आज अपन हाइड्रोजन बंध निर्माण की जो कुछ शर्तें होती हैं उसको अपन देखेंगे और इसके बाद फिर हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बंध की सबसे पहली जो शर्त होती है वो है हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध बनाने वाला हाइड्रोजन बंध बनाने वाला हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युतीय परमाणु से प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु कोष्टक में लिख दो फोन परमाणु फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि जो हाइड्रोजन बंध है ना, किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु या तो फ्लोरीन हो सकता है या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है ना, इन तीन में से किसी एक परमाणु के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बंध बन सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है कि प्रबल ऋण या विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। जो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है इसका आकार है छोटा होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे अपन इस विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन में से दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बराबर होती है। नाइट्रोजन की और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है, लेकिन नाइट्रोजन का आकार होता है छोटा और क्लोरीन का आकार होता है बड़ा। इसलिए नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रांग होता है, और क्लोरीन के साथ में जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो थोड़ी उससे कमजोर होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है कि यह बंध अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनता है। तो इसकी जो तीसरी शर्त होती है, ठीक है ना, तो ये जो बंध है यह हाइड्रोजन बंध है विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु या किसी अन्य परमाणु के साथ भी ये बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें है ना दूसरे परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बंध भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके जो कुछ पॉइंट थे है ना हाइड्रोजन बंध बनने के, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है और ये दूसरा, ये दोनों है ना अधिकांशतः ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो दूसरे परमाणुओं के बीच भी है ना हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो उसके बारे में अपन देखेंगे। हाइड्रोजन बंध होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। तो अब अपन ये पॉइंट न लिख के ही मैंने बता दिया है। इसमें अपन अब देखते हैं प्रकार, हाइड्रोजन बंध के प्रकार।
तो जो हाइड्रोजन बंध है ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अंतर आणविक, अंतर आणविक, अंतर आणविक या इसी को बोलते हैं अपन अंतर अणुक, अंतर अणुक, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या अंतर अणुक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा होता है अंतराणुक, दूसरा है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर, 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 इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके दो प्रकार होते हैं, दोनों को अपन समझेंगे कि तो इसमें देखेंगे अपन इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अपन है ना अंतराण्विक या जिसको अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी को ही अपन इसको अपन अंतराणुक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं, अंतराणुक या अंतराणुक, अंतराणुक है ना। तो इस नीचे वाले को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य बनता है। इस प्रकार का जो बंध होगा हाइड्रोजन बंध, ये दो अणुओं के मध्य बनता है। यह बंध दो अणुओं के मध्य बनता है, मध्य बनता है। ये जो बंध होगा है ना दो अणुओं के मध्य बनता है। इसमें अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। इसमें अनेक अणु आपस में जुड़कर संगुणित हो जाती है, आपस में जुड़कर संगुणित हो जाती है। आपस में जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको संगुणन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को संगुणन कहते हैं, संगुणन कहते हैं, संगुणन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि HF, ठीक है। तो HF के है ना अनेक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या होगा इसमें, इस तरीके से बनता है H बॉन्ड F, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बंध रहेगा, फिर यहाँ पे H आएगा बॉन्ड F और फिर हाइड्रोजन बंध बनेगा, फिर यहाँ पे H और बॉन्ड F। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। इसी प्रकार H2O में भी बनेगा। H2O में तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन बंध रहेगा। यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H, यहाँ पे फिर से H ऑक्सीजन और यहाँ पे H। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से है ना अनेक मॉलिक्यूल जुड़ करके या दो अणुओं के बीच में ये हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल वही रहता है ना, तो उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो इसमें अपन देखेंगे, तो इस प्रकार का जो हाइड्रोजन बंध है ना, एक ही अणु के हाइड्रोजन परमाणु और अन्य ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच स्थापित होता है। तो अपन इसमें देखेंगे, इस प्रकार का बंध, इस प्रकार का बंध इस प्रकार का बंध एक ही अणु एक ही अणु के हाइड्रोजन और अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य बनता है। प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य बनता है। तो इस प्रकार के बंध को अंतराणु हाइड्रोजन बंध या अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस प्रकार का जो बंध है, ठीक है ना, वो अपन देखेंगे, जैसे कि आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में, ठीक है ना, इस प्रकार का बंध होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन है ना। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से, H बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को ही अपन अंतराअणुक या फिर अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, या इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है ना, एक आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, इसका यदि नाम देखें अपन, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम है इसका, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से अपन ने हाइड्रोजन बंध की बनने की जो शर्तें हैं वो देखी, और इसके जो दो प्रकार हैं वो अपन ने इसमें देखे। अब इसके बाद है यौगिकों के गुणों पर हाइड्रोजन बंध का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो जो यौगिक होते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बंध के कारण उनके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपन इसमें देखेंगे। और उसी से ही अपन के क्या कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अपन कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी उसमें से देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमने है ना कैरेक्टर लिखे हुए हैं, पदार्थों के गुण लिखे हुए हैं, तो हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला अपन देखें पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो सामान्यतः जो भौतिक अवस्था का मतलब है, कुछ जो यौगिक होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है गैस अवस्था में होते हैं और कुछ द्रव अवस्था में होते हैं।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यदि अणु भार ज्यादा है, ठीक है ना, अणु भार ज्यादा होते हुए भी वो क्या है, गैस अवस्था में होता है, और अणु भार कम होने के बावजूद भी वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। जैसे कि अपन H2S देखें, H2S एक गैस होता है, जबकि जो H2O है एक द्रव होता है, ठीक है ना। तो H2S है, यदि इसका हाइड्रोजन, इसका अपन अणु भार देखें, है ना, तो 16 दूनी 32, 33 34 होता है। इसका जो अणु भार है, इसका अणु भार 34 होता है, हाइड्रोजन का होता है 18। इसका जो अणु भार है ये 18 होता है, अणु भार 18 होता है ना। तो अणु भार अधिक होने के बावजूद भी ये गैस अवस्था में होता है, और इसका अणु भार कम होने के बावजूद ये द्रव अवस्था में होता है। तो कारण इसका ये हाइड्रोजन बंध, जो पानी होता है तो पानी के मध्य या उनके मॉलिक्यूल के मध्य वो क्या है, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण ये जो H2O है वो द्रव अवस्था में होता है, और जो H2S है वो गैस अवस्था में होता है। तो इसका एक रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि H2 एक गैस द्रव है, जबकि जो पानी है या H2O है वो द्रव अवस्था में क्यों होता है। तो द्रव अवस्था में होने का कारण है उसका उनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का पाया जाना। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन बंध यौगिकों के गुणों पर या जो भौतिक गुण होते हैं उसकी या भौतिक अवस्था होती है उस पर ये प्रभाव डालता है। इसके बाद आता है गलनांक और क्वथनांक। तो ऐसे परमाणु जिनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है उनके क्वथनांक और गलनांक है ना क्या उच्च होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि पानी है H2O, NH3, H2O, NH3 और HF, इनके मध्य क्या है, हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या है, अधिक उच्च हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको तोड़ने के लिए अपन को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। ये जो अपन पढ़ चुके हैं कि कैसे संगुणित होते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वो अपन देख चुके हैं। इसके बाद है बर्फ जल से हल्की होती है। इसका कारण ये है कि जो बर्फ होती है, ठीक है ना, तो बर्फ के या जो जल के जो अणु है ना, ठोस अवस्था में अन्य 4 अणुओं से क्या है ना, बंध बना लेते, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी जो संरचना है या जो आकृति है वो चतुष्फलकीय हो जाती है। चतुष्फलकीय हो जाने के कारण इनके बीच में क्या हो जाता है, जैसे अपन देखें यहाँ पे, तो जो हाइड्रोजन बंध है पानी में कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हाइड्रोजन बंध बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। चारों तरफी से इस तरीके से ये क्या हो जाता है ना, चारों साइड से पूरा इसी तरीके से ये घिर जाता है पूरा। पूरा जो मॉलिक्यूल है ना, चारों साइड से घिर जाएगा, और इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होने के कारण जो बर्फ है वो पानी से हल्की हो जाती है, और उसका आयतन क्या है, बढ़ जाता है। बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, वो आयतन बढ़ने के कारण, ठीक है ना, इसका भार ज्यादा होना चाहिए लेकिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण क्या है, इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, जिससे क्या बर्फ जल से हल्की हो जाती है इन हाइड्रोजन बंधों के कारण। इसके बाद है 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है ये वाला, कि बर्फ जल से हल्की क्यों होती है। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस
टेम्परेचर पर जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, कारण इसका हाइड्रोजन बंध है। तो जैसे इनका जो टेम्परेचर है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, ठीक है ना, तो इनके हाइड्रोजन बंध टूटने लगते हैं, ठीक है ना, और इनमें क्या है, संकुचन आ जाता है, मतलब संकुचित हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं जैसे इनका हाइड्रोजन बंध टूटता है। तो ठीक है ना, तो इस टेम्परेचर पर इसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे ही 4 के ऊपर पहुंचता है तो मॉलिक्यूल फिर क्या है, फिर से दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है ना, तो उनका घनत्व क्या है, फिर कम होने लगता है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद है विलेयता। विलेयता में क्या होता है कि जो कार्बोक्जिलिक अम्ल और एल्कोहल है, ठीक है ना, वो पानी में क्या है, घुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें एल्कोहल होता है, ठीक है ना, यानी C2H5 है, C2H5OH, जो एल्कोहल होता है और जो अम्ल कार्बोक्जिलिक अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जल में जाकर के हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ में, जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो एल्केन और एल्कीन होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, इसलिए वो अघुलनशील होते हैं, जबकि एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल में घुल जाता है। इसके बाद लास्ट है ना, उच्च श्यानता और उच्च वाष्पन की ऊष्मा। श्यानता का मतलब होता है किसी द्रव के बहने का गुण, ठीक है ना, जैसे पानी है, एल्कोहल है, ये पतले होते हैं, ये आराम से आसानी से बह जाते हैं। लेकिन वहीं पे अपन ग्लिसरॉल देखें, वहीं पर अपन यदि ग्लिसरॉल देखें तो ये क्या होता है, ये गाढ़ा होता है। जो ग्लिसरॉल है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, कारण इसका है इसमें हाइड्रोजन बंध का हो जाना। तो इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। जो ग्लिसरॉल है इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, इसके कारण क्या है, ये आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण ये क्या है, गाढ़ा हो जाता है। CH2OH CHOH CH2H, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CH2OH CH2OH CHOH और CH2OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, ये 3 OH ग्रुप होते हैं, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और ये क्या होता है, ये गाढ़ा होता है। इसकी जो श्यानता होती है ये बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है ना। इनका इसमें जो बहने का जो गुण है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल की अपेक्षा इसमें अधिक होती है श्यानता का गुण। इसके बाद इसमें जो कुछ पॉइंट आते हैं वो आते हैं इसमें हाइड्रोजन बंध की पुष्टि। तो IR स्पेक्ट्रम यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की और एक्सीकरण विवर्तन या एक्सीकरण की जो विधि है उसके द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध वास्तव में इन यौगिकों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बंध के साथ ही ये अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये अपन ने कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो हमने कहे थे वो भी अपन ने इसी में कंप्लीट कर लिए। अब इनके बारे में अपन अलग से चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो अपना चैप्टर है ये खत्म होता है। तो ये चैप्टर है पूरा का पूरा अपना खत्म होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रहने वाला है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स का। तो अगली जो क्लास होगी अपनी, ठीक है ना, तो उसको अपन एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स या फिर ऊष्मागतिकी। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।